हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। लास्ट में ये प्रॉब्लम बनाए थे हम लोग क्या कि दो पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी, दोनों का पोजीशन वेक्टर मालूम है तो ए बी का क्या होगा ये निकाले थे, है ना। ए बी तो बी का जो पोजीशन वेक्टर है उसमें से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे तो आपका ए बी मिलेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ए बी रहेगा तो बी वाले पोजीशन वेक्टर में से ए को माइनस करना है, ये निकाले थे। आज हम लोग कुछ नया करेंगे शुरू, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। इसको देखेंगे, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आप लोग को नोट किया हुआ है ऑलरेडी, अगर इच्छा है तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। इसमें क्या किए हैं, ए का पोजीशन वेक्टर है, जैसे कि आपका ये ओरिजिन है, यहाँ से ए का कितना है ये है और बी का कितना है ये दिया हुआ है और हमको निकालना है ए बी। तो क्या कर दिए हम लोग कि ओ बी माइनस में से ओ ए को माइनस कर दिए तो हमको ए बी का मिल गया। ओके, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जो है ना जानेंगे। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, है ना। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखिए, एक चीज तो आप जानते हैं कि कोई भी वेक्टर हो, सबसे पहले हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, है ना। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जैसे कि कोई भी सपोज करिए लेट, बल्कि ए का कुछ वैल्यू ले लेते हैं। चलिए, लेट वेक्टर ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर जैसे कि एम हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, एम को जब आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर ए से, तो ये क्या है, स्केलर है, ये क्या आ जाएगा m और वेक्टर a। m और वेक्टर a हो जाएगा, सीधी बात है ये। जैसे मान लीजिए कि अच्छा एक चीज और है, ये हो गया एक वेक्टर दिया हुआ है ना, a वेक्टर है ये, ठीक है। जब इसको m से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो वेक्टर भी इसी टाइप का रहेगा, एम ए, मतलब इसके पैरेलल में होगा, है ना। और देखिए डिपेंड, एम अगर ग्रेटर देन जीरो है, एम अगर ग्रेटर देन जीरो है तो उस केस में ये वाला मिलेगा आपको, ये वाला, है ना। और एम अगर लेस देन जीरो है तो आपको वेक्टर तो मिलेगा माइनस एम ए, है ना। लेकिन ये किधर से किधर होगा, इधर से इधर होगा, है ना। देखिए ये तीन चीज आप समझे। कोई भी वेक्टर है उसको अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जितना कंपोनेंट है सबको उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जानकारी के लिए, अगर हम एक वेक्टर ए है जिसको कि एक स्केलर क्वांटिटी एम से, स्केलर मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है और इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल है, ये क्या आ जाएगा एम वेक्टर ए, है ना। अब m जो है इसका वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है और लेस देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो होगा तो ए वेक्टर, ये वेक्टर जो है पैरेलल ही रहेगा, लेकिन m का वैल्यू अगर लेस देन जीरो है, निगेटिव है, तो क्या होगा माइनस एम ए होगा और इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, है ना। बहुत आसान है ये। इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इफ m इज ए स्केलर, if
m इज ए स्केलर, ठीक ना। मतलब एनी रियल नंबर, दैट इज एनी रियल नंबर, ठीक है, एनी रियल नंबर। एंड ए इज ए वेक्टर, एंड ए इज ए वेक्टर, then MA is a vector whose magnitude is m times मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, है ना, m टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्लियर? दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आपका, दूसरी बात क्या है, इफ m is greater than 0, then direction of m vector A, then direction of m vector A is as the direction of वेक्टर ए। मतलब एम ए का वही होगा डायरेक्शन जो कि ए का डायरेक्शन होगा। और तीसरी बात इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, इफ एम इज लेस देन 0 देन डायरेक्शन ऑफ एम ए इज opposite to the direction of वेक्टर ए। देखिए इतना चीज नोट कर लीजिए आप, एकदम सिंपल है ना। इसमें भी देखिए आप, ये क्या है, स्केलर, ये क्या है आपका वेक्टर। मतलब स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किए तो हमको क्या मिल गया, वेक्टर, है ना। स्केलर को जब हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, वेक्टर। एक एग्जांपल भी आप देख लीजिए, इतना आप नोट कर लीजिए, है ना। सपोज करिए कि A इक्वल टू है I, ठीक है, प्लस J कैप प्लस K कैप, तो 2A वेक्टर कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप, ये हो जाएगा, है ना। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, -2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2I कैप -2J कैप -2K कैप, यही चीज़ है। इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। होप कि आप समझ गए हैं इसको। अब जो है इसको डिलीट करते हैं, स्क्रीनशॉट के लिए देते हैं टाइम 5 4 3 2 1, है ना, हो गया, ओके। तो अभी सबसे पहले देखिए कि एक स्केलर क्वांटिटी को जब हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है कि जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड m टाइम्स हो जाता है। और अगर m का वैल्यू पॉजिटिव है तो नए वेक्टर का डायरेक्शन वही होता है जो कि ओरिजिनल वेक्टर का है।
और m का वैल्यू अगर निगेटिव है तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो वही रहता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है ना। किसके अपोजिट होता है, ओरिजिनल इसका। अब दूसरा आप लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। पहला वाला तो ऐसे है जो कि अभी आप समझे। अब दूसरा वाला है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। देखिए इसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए इसको करेंगे इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स results in a scalar quantity then it is called scalar product of two vectors। देखिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहने का मतलब है, जैसा कि इसी से क्लियर है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका रिजल्ट अगर स्केलर क्वांटिटी हो तो उसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, गुड। और इसको जो है डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को ये भी बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्यों बोलते हैं डॉट, अभी बताते हैं। सपोज करिए एक वेक्टर आपका ए है और दूसरा वेक्टर आपका बी है। इसके दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा, है ना। ऐसे लिख सकते हैं, लेट ए एंड बी, लेट वेक्टर ए, बल्कि ऐसा लिखिए, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन two vectors A and B, then scalar product of vector A and vector B is defined as vector A dot vector B equal to मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए टाइम्स मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, मॉडल है ना, कॉस थीटा, कॉस थीटा। ये डिफिनेशन है आपका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। एक वेक्टर ए दिया हुआ है, एक वेक्टर बी दिया हुआ है और मानते हैं कि इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा है ना। तो क्या होता है कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, उसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा इसको, इधर जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला जो है ए भी वेक्टर है बी भी वेक्टर है, लेकिन जब मल्टीप्लाई कर इसका स्केलर प्रोडक्ट जब निकालते हैं हम, डॉट है, ये जो डॉट है ना, डॉट, इसीलिए बोलते हैं इसको डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्लियर, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डॉट, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं ए क्रॉस ए डॉट बी। देखिए यहाँ देखिए ये भी वेक्टर, ये क्या है, स्केलर। कोई चीज़ का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या होता है, स्केलर। ये भी हो गया स्केलर, ये तो स्केलर है ही। तो क्या देखा आपने, ये पूरा चीज जो है ना किसमें चेंज हो गया, स्केलर बन गया, जबकि
हम लोग जो मल्टीप्लाई किए थे ये भी था वेक्टर, ये भी क्या था वेक्टर, ये ध्यान रखना है। तो स्केलर प्रोडक्ट टू वेक्टर का क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ये ध्यान में रखना है। ओके, स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ये मैग्नीट्यूड है, सिर्फ एक नंबर है ये, ठीक ना। जबकि इस तरफ दो देखिए, ए भी था वेक्टर, बी भी था वेक्टर, लेकिन निकाले क्या है हम लोग डॉट प्रोडक्ट। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, स्केलर, है ना। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर। यहां तक क्लियर हो गया, है ना, वेरी गुड। तो ये इसका डिफिनेशन है, याद रखिए। जब भी हम लोगों को कुछ करना होगा कैलकुलस में, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी मॉडुलस मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है। अब देखिए एक तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा यहां पर, कॉस थीटा इक्वल टू होगा ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए टाइम्स मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। देखिए, है ना। तो अगर हमको निकालना होगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, दो वेक्टर दिया हुआ है, दो वेक्टर आपको दिया हुआ है, और कौन कौन सा वेक्टर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको निकालना अगर है कॉस थीटा, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और ध्यान रखना है न्यूमरेटर में क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और उसको किससे डिवाइड करते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से डिवाइड कर देते हैं उसको, है ना। तो देखिए ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है एक दो चीज और बहुत इंटरेस्टिंग है यहां पर, जो कि हम लोग देखेंगे। देखिए क्या है कि अगर थीटा का वैल्यू, देखिए अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहां पर है, ये जो फॉर्मूला है ना हमारा, ये वाला ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसमें देखिए इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, है ना, क्या है, अगर थीटा का वैल्यू 0 होगा तो फॉर्मूला भी क्या है, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी और कॉस 0। और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, देखिए कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, ठीक है। तो क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू 1, यही होता है ना, सीधा हो गया मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। देखिए ये भी स्केलर, ये भी स्केलर है, ठीक है। तो अगर थीटा 0 है तो आपको ए वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर बी क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। और थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, उस केस में क्या होगा, देखिए यानी ये दोनों वेक्टर एक, देखिए थीटा 0 मतलब क्या है, ये दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हैं, पैरेलल अगर हैं तो उस केस में ये आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा वो हम लोग निकाले। अच्छा, और थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री होगा, देखिए थीटा इक्वल टू 0 तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1, है ना, इसमें डाल दिए। और थीटा अगर 90 डिग्री है तब क्या होगा, आप निकाल सकते हैं, कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है कि नहीं, ठीक है। तो स्केलर ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी और कॉस 90 डिग्री, है ना, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, कॉस 90 कितना होगा, 0, ये क्या हो गया 0। तो जब भी आपको देखिए दो वेक्टर
है उसके बीच का एंगल जीरो है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? जीरो होगा। इसको ध्यान में रखिए, ये आपको प्रॉब्लम बनाने में बहुत हेल्प करेगा आगे जा करके। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना? और इसका तो कॉस जीरो का, कॉस 90 का, कॉस 180 का, ये सब का वैल्यू जानना चाहिए, है ना? तो देखिए इतना तो क्लियर है। अगर जीरो होगा एंगल, यहाँ पर क्या होगा? इसका मतलब हो गया वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, है ना? वेक्टर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर होगा तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। कॉस 90 क्या है? कॉस 90, अरे रे रे, यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? जीरो। कॉस 90 कितना होता है? जीरो। तो देखिए थीटा इक्वल टू 90, तो कॉस 90 इक्वल टू जीरो। वैल्यू हम लोग डाले हैं जीरो यहाँ पर। तो क्या कहे हम लोग क्या बात कर रहे थे? अगर ए वेक्टर बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हुआ दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना है? 90 डिग्री। थीटा 90 है तो कॉस 90 कितना होगा? जीरो। इसको जब हम इस फॉर्मूला में डालते हैं, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी कॉस थीटा, तो हमारे पास क्या मिलता है जी? हमारे पास मिलता है ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर ए डॉट बी जीरो है, इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, है ना? और अगर दो, इसका मतलब है दोनों क्या हैं? ए डॉट जीरो है, दोनों क्या मतलब हुआ? वेक्टर ए वेक्टर बी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। और अगर इसका और दूसरा कंडीशन इधर से देखिए, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब ए और बी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। और अगर दिया हुआ रहे कि दो वेक्टर है ए और बी, ठीक ना, जो कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, तो आप समझ जाइए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो होगा। और उस हिसाब से प्रॉब्लम बनाइए। और अगर 90 डिग्री है तो ऐसा होगा, और अगर 180 लेंगे तो क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू अगर 180 लेंगे, यानी ये वेक्टर इधर है, तो कितना होगा इसका वैल्यू? बोलिए, -1 हो जाएगा 180 में। कॉस 180 कितना आता है? -1। क्या हो जाएगा? अच्छा, एक चीज़ और यहाँ देख लीजिए, थीटा अगर जीरो है तो वेक्टर्स क्या है? पैरेलल है। और यहाँ पर क्या है? वेक्टर ऐसा है, देखिए एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है? और थीटा अगर 180 डिग्री लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? थीटा अगर इतना लेंगे तो यहाँ -1 से डालेंगे, यह -1 हो जाएगा, मतलब एक वेक्टर इधर होगा और एक इधर होगा, है ना? उस केस में क्या होगा? ये यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर देखिए, क्या देखिए? डिफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। और उस डिफिनेशन में क्या देखिए कि डिफाइन किए, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड। ये होगा डिफिनेशन। लेफ्ट हैंड साइड में ये वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर बी है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाले हैं। राइट साइड में क्या है? मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। ये सब जो है स्केलर हैं, ये ध्यान रखिए। और अलग अलग केस देखिए, थीटा जीरो होगा तब जो है ए डॉट बी क्या होगा? थीटा 90 डिग्री होगा तो ए डॉट बी कितना होगा, ये निकालें। ओके, इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ अच्छी अच्छी बातें समझेंगे। फाइव, 4, 3, 2, 1। ओके, चलिए। पहला इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो नोट करना है, ठीक है, देखिए वेक्टर एक है ए और दूसरा है वेक्टर बी।
इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर, और वो क्या होता है? रियल नंबर, ठीक ना? वेयर आर इज ए रियल नंबर, समझ गए ना? क्योंकि स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या होगा? हमेशा रियल नंबर होगा, स्केलर होगा। क्लियर है? दूसरी बात है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा, ये जो मॉडुलस आप लिखे हैं ना, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, और दूसरा लिखे हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, ये लिखे हैं ना। तो ये जो है याद रखिए, ये जो इसका जो वैल्यू होगा और इसका जो वैल्यू होगा, तो क्या होगा? ये जो है इसके मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। क्लियर है? और तीसरा है आपका, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। एकदम क्लियर। तो उस केस में क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, जो कि हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है। बल्कि इसको और लिखिए, इसको लिखिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी cos 90 इक्वल टू 0। सिंपल। क्यों होगा 0? बिकॉज cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, है ना? ये देखिए, एक चीज और है, थीटा अगर 90 है तब तो क्लियर है कि ये 0 हो गया। अगर आपसे ये बात बताया जाएगा, इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा कंडीशन आता है, इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, तो देखिए ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, जो हमारा फॉर्मूला है, आपका फॉर्मूला भी क्या आता है? इसका फॉर्मूला जो होता है, यहाँ थोड़ा सा केयरफुल रहना है, यहाँ पर क्लियर कट है कि अगर 90 है तब तो ए डॉट बी 0 होना ही होना है, बिकॉज ऑफ एंगल, ठीक है? लेकिन अगर हमको ये दिया हुआ है, इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज 0, देन जो है क्या क्या हो सकता है? देखिए, या तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए जो है ये 0 होगा, और मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी जो है ये 0 होगा, और वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी पर। ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। अगर थीटा इक्वल टू 0 है तब तो एकदम क्लियर है कि cos 9, अगर थीटा 90 है तब क्लियर है cos 90 होगा 0 और ए डॉट बी होना है 0, सिंगल रीजन। लेकिन अगर ए डॉट बी इक्वल टू 0 पहले से दिया हुआ है तो हमको सोचना पड़ेगा, इसका 3 रीजन हो सकता है। आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 0 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी 0 हो सकता है ना? नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए ना, फॉर्मूला क्या है आपका? ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी एंड कॉस थीटा, ठीक है? ये चीज है। अब देखिए, ये अगर 0 है, ये 0 होगा, 0 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। या मॉडुलस बी अगर 0 होगा तो ये 0 नहीं है, ये भी नहीं है, तब भी 0 हो जाएगा। और ये 90 है तब तो 0 हो ही जाएगा। तो तीनों केस हो सकता है, ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर किसी प्रॉब्लम में आपसे पूछा जाए कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 है, तो आप ये समझ लीजिए, खाली ये नहीं सोचना है कि थीटा इक्वल टू 90 होगा।
तीनों चीज हो सकता है इसमें। क्लियर? अच्छा, और देखिए इंटरेस्ट, यहां तक नोट कर लीजिए ना, यहां तक नोट करके स्क्रीनशॉट लीजिए। आप ये सब इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा हम लोग जो है इसमें घुस रहे हैं, तो क्या होगा कि हर तरह से आप इस कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। है ना? देखिए, चलिए इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 4 3 2 1 0। इस पॉइंट के बाद जो है और अच्छी अच्छी बातें इसमें डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे, समझना है। अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये होगा ग्रेटर देन 0 इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 इफ क्या होगा कंडीशन, द एंगल थीटा बिटवीन them is an acute angle, है ना? हाँ, देखिए ये जो स्केलर डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए और बी का, ये क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखिए इसका वैल्यू तो रियल नंबर होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अगर थीटा जो है क्या है, एक्यूट एंगल है। सिमिलरली वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज लेस देन 0, मतलब इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, इफ एंगल थीटा बिटवीन देम इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। अगर ऑब्ट्यूस एंगल है यानी 90 से ज़्यादा है, एक्यूट मतलब 90 से लेस, एंगल मस्ट बी, है ना, थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, और ऑप्टिक्स क्या हो गया, थीटा क्या हो गया, मोर देन 90 डिग्री, ऑब्वियसली लेस देन 180। देखिए यहां तक क्लियर है। एक चीज और जान लीजिए, देखिए ये चीज जानना चाहिए आपको, ये मान लीजिए है कॉस थीटा, यह है आपका थीटा, यह है ओरिजिन। जब इसको आप प्लॉट करते हैं ना, है ना, जब आप इसको प्लॉट करते हैं तो कैसा आता है आपका, देखिए, है ना, यह है 90, ठीक ना। तो देखिए कॉस का वैल्यू जो है आपका देखिए ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो कॉस का वैल्यू 0 और 90 के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए, है ना, पॉजिटिव है, इसलिए यहां कह रहे हैं कि चूंकि फॉर्मूला में होता है कॉस थीटा, इसलिए कह रहे हैं कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। और इधर जो है आपका 90 से ज़्यादा यानी ऑब्ट्यूस एंगल 180 पर, तो फिर 180 पे कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा कॉस का वैल्यू। देखिए ना, इधर है +1, इधर है -1, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, +1 और -1 की इंक्लूडिंग +1 एंड -1, इसी के बीच में ऑसिलेट करता है ना। तो यही कह रहे थे 0 और 80 के बीच में होना चाहिए। तो 0 से 90 से अगर कम रहेगा तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो ए डॉट बी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और ऑब्ट्यूस एंगल यानी 90 से अगर ज़्यादा रहेगा तो देखिए कॉस थीटा का वैल्यू इधर आ जाता है 0 से -1 के बीच में,
इंक्लूडिंग -1, तो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। इसलिए यहाँ क्या लिखे हैं, है ना, a.b लेस देन 0 इफ एंगल बिटवीन दैम। ये हमेशा इस ग्राफ को याद रखिए, ये कॉस का ग्राफ है, कॉस थीटा का, ठीक है, ये कॉस थीटा का है। और इसी में आप जो है ना और जान लीजिए, साइन थीटा का अगर ग्राफ लेंगे ना तो वो होगा ऐसे, होगा ऐसे, है ना, ऐसे आएगा, ठीक है। तो क्लियर है, ये हो गया आपका कॉस थीटा का ग्राफ, और रेड वाला जो है ये क्या हो गया, साइन थीटा का ग्राफ हो गया। इसी का ज़्यादा यूज होगा इसमें ना, तो देख लीजिए। साइन थीटा का क्या है, 0 से लेकर के 180 तक इसका पॉजिटिव रहता है। देखिए कॉस का क्या है, 0 से 90 तक वैल्यू होता है पॉजिटिव, और 90 से 180 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू कहाँ चला जाता है, माइनस साइड में चला जाता है, कॉस वाले में। ये ध्यान में रखिए, मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करते हैं सो देखिए। इफ थीटा इज 0, है ना, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, इफ थीटा इज 0 डिग्री, देन vector A and vector B are parallel, और दूसरी बात क्या है, एंड ये वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर A मॉडुलस ऑफ वेक्टर B, और चूंकि 0 है और cos 0 कितना होता है 1, तो सिर्फ इतना ही होगा, है ना, A डॉट B इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A एंड मॉडुलस ऑफ B, ठीक है। और थीटा अगर 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, इफ थीटा इक्वल टू, सॉरी 90 वाला तो हम समझ लिए हैं, 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू माइनस, देखिए इन होगा, देखिए इसका मतलब क्या होगा, वेक्टर क्या हो जाएंगे, अब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका मतलब अगर ऐसा आता है, इसका मतलब जो वेक्टर A और वेक्टर B है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री है, और क्या है वो, एंटी पैरेलल है, नहीं, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये चीज हुआ आपका, क्लियर है। चलिए और एक चीज है, यूनिट वेक्टर। अच्छा, यहां तक आप नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं। फाइव 4 3 2 1, और थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में कुछ। यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर है, लेकिन उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। याद आ गया, हाँ। अब देखिए, मान लीजिए, देखिए आप जानते हैं वेक्टर A, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर A मॉडुलस ऑफ वेक्टर B कॉस थीटा। अब देखिए, इफ वेक्टर A एंड वेक्टर B आर यूनिट वेक्टर्स, यानी वेक्टर तो है लेकिन क्या है, यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉडुलस ऑफ A इक्वल टू 1 मॉडुलस ऑफ B इक्वल टू
1। देखिए, है कि नहीं? अगर दोनों यूनिट वेक्टर हैं ए और बी, तो मॉडुलस ऑफ ए कितना होगा? 1 होगा। मॉडुलस ऑफ बी कितना होगा? 1 होगा, है ना? इतना होगा। उस केस में देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए कितना होगा? 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 कॉस थीटा इक्वल टू सिर्फ कॉस थीटा, है ना? सिर्फ कॉस थीटा, दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला हुआ आपका। इसमें कंडीशन क्या है? इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स, है ना? इसको नोट कर लीजिए। देखिए, सोचिए आप ही, बिल्कुल क्लियर है कि अगर वेक्टर हमको जब मालूम है वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? मॉडुलस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स, दिस मीन्स मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ बी इज ऑल्सो इक्वल टू 1। व्हेन यू पुट दिस वैल्यूज in this formula, है ना, of dot product of two vectors, what we get? We get vector A dot vector B equal to cos theta। इसको नोट करिए और विजुलाइज करिए, रिफ्लेक्ट करिए कि क्या इसमें बताया जा रहा है। फंडामेंटल चीज जो है ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो पढ़ लिए, समझ लिए, खुद रिफ्लेक्ट करिए। वो हमेशा रिफ्लेक्ट करने से क्या होता है? आपको हमेशा के लिए आपके मन में क्लियर हो जाता है कि इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, इसको नोट करिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ठीक, ओके, एक चीज हम लोग पढ़े हैं। देखिए, सपोज करिए ये है ठीक है, ये आपका जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। आप घर में जो है एक कॉर्नर को देखिए और उससे कॉर्नर को देखिए, है ना, तो ठीक उसी टाइप का ये है देखने में। कॉर्नर को देख करके विजुलाइज करिए कि एक कॉर्नर जो है नीचे वाला, मतलब जो है दीवार और सीलिंग, ये फर्श जो है फ्लोर, उसका जो ये है इंटरफेस वो एक्स एक्सिस, और जो ऊपर गया है दोनों का, दो वाल का जो है गया है, उसके इंटरफेस को वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस। अब देखिए, एक्स एक्सिस में आई कैप, ये क्या है? आई कैप, ये क्या है? यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस। जे क्या है? यूनिट वेक्टर एलोंग वाई एक्सिस, और के क्या है? यूनिट वेक्टर एलोंग जेड एक्सिस। क्लियर हुआ? ये तीन एक्सिस हैं, ठीक है। तो ये हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या है यहाँ पर लिखा है? क्या लिखना है? आई कैप जे कैप
and k cap are unit vectors in ox, oy, oz directions. ठीक है, mutually perpendicular to each other. Mutually perpendicular to each other. देखिए, है ना, आई जे के, देखिए ये 3D है तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मतलब एक्स और वाई एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, एक्स और जेड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, जेड और वाई भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. और इसमें जो है ओ एक्स के एलोंग यूनिट वेक्टर कितना है, आई, जे के एलोंग, वाई के एलोंग कितना है, जे कैप, और ओ जेड के एलोंग यूनिट वेक्टर कितना है, के जेड. ये तीनों यूनिट वेक्टर है. मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा, है ना. तो उसको एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम दे दिए हैं ए कैप, वाई एक्सिस के एलोंग जो है उसका नाम दे दिए हैं जे कैप, और के एक्सिस के एलोंग जो है उसका नाम दे दिए हैं ये. और ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड, ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. ठीक है, अब हमको ये बताइए, अब सब खुद कर दीजिएगा. अब हमको ये बताइए, आपने पढ़ा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी, और क्या था, कॉस थीटा. यही हमारा फॉर्मूला है मेन, है ना. और आपने पढ़ा है कि अगर थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो ये कितना होता है, थीटा 90 है, मतलब ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है म्यूचुअली, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, पूरा 0. अब देखिए, अब आप बताइए हमको, आई डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप, ये आई वेक्टर यूनिट वेक्टर, ये जे है, तो इस दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 का एंगल है कि नहीं, 90 डिग्री है कि नहीं, 90 का. थीटा कितना है, 90. तो इसका और इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, बोलिए, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं, यही ना होगा आपका. इसका ये कितना होता है, 1 होता है, इसका कितना होता है, 1 होता है, दोनों का ये जो है मैग्नीट्यूड. तो cos 90 ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं. फिर देखिए, जे और के का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा तो वो भी हो जाएगा 0, क्योंकि इसके बीच का भी एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और ये जो है आपका इसके बीच का भी एंगल कितना है, 90 डिग्री है. तो जब एंगल 90 डिग्री होता है दो वेक्टर का, तो उसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है. तो आई डॉट जे, अब इसको हम लिखिए, आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 0, जे कैप डॉट जे कैप एंड के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0. के कैप डॉट आई कैप, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये तीनों 0 हो गया ना, है ना. अब देखिए, इसको इससे करिए, इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट, चाहे इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट, एंगल है 90, इसलिए 0 ही 0 होना है. ये क्लियर हुआ आपको, ये फॉर्मूला हो गया आपके लिए, ठीक है. हाँ, अब देखिए, अगर थीटा का वैल्यू 0 होता है, यानी वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं, तो ये कितना होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी, ये हो जाएगा 1, 0 होगा तो हो जाएगा 1. तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, आई कैप
डॉट आई कैप, ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है कि नहीं, है ना, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो यानी थीटा कितना है, 0, ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा यानी कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, ये हो जाएगा 1 जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू क्या हो गया 1 के कैप डॉट के कैप, ये कितना हो गया 1। देखिए ये आप जो है निकाले, यहां पर क्या है, थीटा इक्वल टू 0 है ना, यानी आई, देखिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है और इसलिए कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 0 इक्वल टू 1 इसका वैल्यू। तो क्या होगा कि वेक्टर को उसी वेक्टर से अगर उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, कोई भी वेक्टर हो, अगर उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1, है ना। तो क्या हो गया, इसका इसी के साथ जो है डॉट प्रोडक्ट निकाले हैं, इस वेक्टर का इसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाले हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर है इसलिए 1 के इक्वल हो गया। इसमें क्या किए हैं, इसमें आई जे के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। तो एंगल क्या हो गया 90, अब कॉस 90 कितना होता है 0, तो वही देखिए आई डॉट जे इक्वल टू 0 क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, जे डॉट के इक्वल टू 0, के डॉट आई इक्वल टू 0, है ना। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ थीटा इक्वल टू है 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री कितना हो जाता है 0, कॉस 90 कितना हो जाता है 0। तो यहां तक क्लियर हुआ आपको, इसका काम आएगा। स्केलर प्रोडक्ट में याद रखना है कि आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब होता है 0 और आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, मतलब यूनिट वेक्टर आई, इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ यूनिट वेक्टर जे और इसी यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये सब कितना होता है 1 के इक्वल होता है। प्रॉब्लम बनाने में आपको सुविधा होगी, इसलिए आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो है आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल बनाएंगे इसके बाद और फिर आगे बढ़ेंगे। बल्कि इसमें एक चीज और डाल देते हैं, अगर आपको मिलेगा यह है ना आई डॉट जे, और अगर रहेगा जे डॉट आई, ये कितना होगा 0, है ना। के डॉट जे, के डॉट जे कैप, ये भी 0, आई कैप डॉट के कैप, ये भी क्या होगा 0। तो इसको भी आप इंक्लूड कर लीजिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बनाते चलिए। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाए क्या, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक एग्जाम्पल बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। देखिए एग्जाम्पल है आपका, फाइंड द एंगल
फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स between the vectors a vector a equal to 2i cap plus 2j cap minus k cap और वेक्टर b जो है आपका ये है 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, है ना। इसके बीच का क्या एंगल है ये निकालना है हमको। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या सीखा है, अभी हम लोगों ने सीखा है कि अगर वेक्टर a है और वेक्टर b है ये वाला, तो इसका डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर a मॉडुलस ऑफ वेक्टर b कॉस थीटा। हमको वेक्टर a मालूम है, a मालूम है, वेक्टर b मालूम है, ये हम इस दोनों वेक्टर से निकाल लेंगे। तो हमको निकालना है थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा निकल जाएगा तो इस दोनों वेक्टर के बीच का क्या एंगल है ये भी तो हम निकाल लेंगे ना, है ना। तो इसको ट्राई करिए ना। हमको क्या क्या चाहिए कॉस थीटा निकालने के लिए, इसका मतलब हुआ कॉस थीटा निकालने की क्या चाहिए, वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर b। देखिए यही चाहिए हमको। हाँ, अगर हमको ये वाला इसका वैल्यू मालूम हो जाए, इसका वैल्यू मालूम हो जाए तो इसमें डाल देंगे तो कॉस थीटा हमको निकल जाएगा। इसी तरह से बनाना है इसको, है ना। गुड, तो ट्राई करिए ना, इसको ट्राई करिए। तो इसको ट्राई करते हैं। सोचिए कैसे करना है, कोई कठिन काम नहीं है ये। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पहले निकालिए वेक्टर a और डॉट वेक्टर b। अभी हम लोगों ने जो है फॉर्मूला देखा है उस फॉर्मूला को यूज करिए और बना डालिए। उसके बाद निकालना है मॉडुलस ऑफ वेक्टर a और मॉडुलस ऑफ वेक्टर b, दोनों को अलग अलग निकाल लीजिए। निकालने के बाद अब क्या करना है, a डॉट b जो आप निकाले हैं प्रोडक्ट, अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, ये सब कितना होता है बताए हैं आपको। गुड, आप दिखाइए तो। हाँ ठीक है, ठीक है, इसको करिए, इसी तरह से आगे बढ़िए। अब हम समझाते हैं। देखिए सबसे पहले निकालते हैं मॉडुलस a। मॉडुलस a जो होगा आपका, a वेक्टर कितना दिया हुआ है, इतना क्या दिया हुआ है 2i प्लस 2j कैप माइनस k कैप, यही ना है। इसका मॉडुलस निकालना है, क्या होता है अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस फिर ये 2 इसका स्क्वायर, ये होगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 4
प्लस 1 अंडर रूट 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 अंडर रूट 9 इक्वल टू 3 हो गया। मॉडुलस ए का वैल्यू कितना आ गया? 3। मॉडुलस बी का वैल्यू निकालते हैं। मॉडुलस बी का वैल्यू निकालते हैं। तो मॉडुलस बी का वैल्यू जब निकालेंगे तो किसका निकालेंगे? ये बी वाला लिख लीजिए यहाँ पर, है ना, 6i माइनस 3j प्लस 2k। इसी का तो निकालना है मॉडुलस सबको। 3k 2k कैप 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, इसका मॉडुलस निकालना है। इसका क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर। इस तरह से बनाएंगे तो मिस्टेक नहीं होगा। अंडर रूट ये हो गया 36 प्लस ये हो गया 9 प्लस ये हो गया 4। 36 प्लस 9 क्या हो गया? 45 प्लस 4 49 हो गया। ये इक्वल टू 49 यानी 7 आ गया। देखिए मॉडुलस ए का वैल्यू निकल गया, मॉडुलस बी का वैल्यू निकल गया, इसका और इसका। अब इसका निकालना बचा है। अब देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, है ना, डॉट वेक्टर बी। इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? ये लिखना होगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, है ना। और इधर कितना है? 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, है ना। अब देखिए, अब तरीका जो है मल्टीप्लाई करने का, 2i से इसको करेंगे, फिर 2i से इसको करेंगे, फिर 2i से इसको करेंगे, फिर ये 2j से इसको करेंगे, फिर 2j से इसको करेंगे, फिर 2j कैप से इसको करेंगे। इसके बाद माइनस k कैप है, इससे करेंगे 6i कैप को, फिर माइनस k कैप से करेंगे 3j कैप को, फिर करेंगे इसको, इससे करेंगे, है ना। लेकिन देखिए i को 6, देखिए ये वाला 2i को जब 6i से करेंगे तो इसमें क्या होगा? i डॉट i, और ये कितना होता है? 1 होता है कि नहीं। लेकिन i को जब 2i कैप को 6 3j से करेंगे तो 2 और 3 को तो ठीक है, i कैप डॉट ये j कैप, तो ये i कैप इंटू j कैप, ये कितना हो जाएगा? 0। फिर देखिए ये i कैप को इस k कैप से करेंगे, i कैप डॉट k कैप, ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो क्या देख रहे हैं? इस i वाले को i वाले से, j वाले को j वाले से, k वाले से और k वाले से, इसको आप मल्टीप्लाई करिए। अब बाकी तो 0 होगा, उसको छोड़ दीजिए। समझ गए ना? ये आपको क्लियर है ना? इक्वल टू j कैप इंटू j कैप इक्वल टू k कैप इंटू k कैप, ये सब हो जाएगा 1। ये जितना है ये सब जो है i से j का लीजिए, j से k का, i कैप मतलब यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं आपको, i कैप इंटू j कैप डॉट k कैप डॉट i कैप, ये सब होना है 0 क्योंकि एंगल है 90 डिग्री। समझे? तो इसको क्या करेंगे? 2i और 6i, 2 और 6 का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे 12, i डॉट i, ये कितना हो गया? 1, सिर्फ 12 लिखेंगे। उसी तरह से इस 2j को कैप को करेंगे इससे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 क्या हो गया? -6, j कैप डॉट j कैप, ये कितना हो जाएगा? 1 को छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है? -1, और यहाँ क्या है? 2, क्या हो जाएगा? -2, k कैप डॉट k कैप हो गया 1। तो ये क्या देख रहे हैं आप? ये कितना आ गया? छः दूनी 12, 3 दूनी 6, -6, ये हो गया -2। ये कितना हो गया? 12 में से कितना माइनस करना है? 8, ये कितना हो गया? 4। इन हुआ। तो
ए डॉट बी का वैल्यू कितना आ गया 4। अब देखिए इसका भी वैल्यू निकाल लिए हम लोग, इसका भी निकाल लिए, इसका भी निकाल लिए। देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू कितना होगा, ए डॉट बी कितना निकाले हैं 4 डिवाइडेड बाय ये मॉडुलस ऑफ ए कितना निकाले हैं आप 3 मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस बी कितना निकाले हैं 7, कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय 21, है ना। ये क्या हो गया, cos थीटा का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 21। देखिए और इसको ये भी लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू इतना है ना, तो अगर थीटा का वैल्यू निकाल cos को इधर ले जाएंगे तो इसको लिखेंगे cos इनवर्स, किसका इनवर्स 4/21। ये हुआ आंसर। यहां भी आप छोड़ सकते हैं और यहां लाके छोड़े तो और अच्छी बात है, लेकिन जो है यहां भी लाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये सवाल हम लोग बनाए, है ना। वेरी गुड। अब देखिए ये तो बना ही दिए, और एक चीज जो है ठीक है, इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 4 3 2 1। ये तो हो गया आपका। चलिए एक चीज और देखते हैं। एंगल निकालना आप सीख गए और यूनिट वेक्टर निकालना आप पहले सिखाए थे, एक बार इसको रिवाइज कर लें, है ना। find the unit vectors, ठीक है ना, of vector A, vector B, vector A plus vector B, है ना। ये तीनों टाइप का हमको निकाल के देखते हैं आपको याद है कि नहीं। वेक्टर A का दिया हुआ है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, वेक्टर B का यूनिट वेक्टर निकालना है, और A प्लस B जो वेक्टर है उसका निकालना है यूनिट वेक्टर, है ना। कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ A, क्या लिखेंगे कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर A क्या होगा A कैप, कितना होगा वेक्टर A मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। यूनिट वेक्टर ऑफ B ये कितना होगा B कैप, क्या होगा वेक्टर B डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर B। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B ये कितना होगा, वेक्टर A मान लीजिए वेक्टर A प्लस वेक्टर B को हम C मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा वेक्टर C, ये C कैप इक्वल टू हो जाएगा ये वेक्टर C डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर C। देखिए जब भी यूनिट वेक्टर निकालना हो तो दिए हुए वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए। देखिए यही है सब इसमें। अब देखिए यूनिट वेक्टर ऑफ A कितना निकालना है, A कैप कितना होगा वेक्टर A कितना है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ A। मॉडुलस ऑफ A इसका हम लोग अभी तुरंत निकाले थे, कितना निकाले थे 3 इक्वल डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गया आपका वेक्टर A का
यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर निकालना है। वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे वो भी देखिए क्या करना है। फॉर्मूला क्या है इसका, वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी अभी जस्ट हम लोग निकाले थे इस प्रॉब्लम के पहले वाले प्रॉब्लम में, उसका वैल्यू आया था 7, है ना। तो नीचे क्या हो गया, सॉरी ये मॉडुलस वेक्टर बी कितना आया था 7, और वेक्टर बी जो है उसका वैल्यू डाल दीजिए 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। देखिए ये हो गया आपका। और देखिए यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस बी, उसको हम लोग c मान लिए हैं, ठीक ना। तो ये कितना होगा, तो वेक्टर c कितना है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, है ना। और देखिए अब क्या करना है हमको, a प्लस बी पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए वेक्टर a प्लस बी कितना होगा, 2i प्लस 6i 8i, ये कितना हो जाएगा 8i कैप 2i माइनस 3j, क्या हो जाएगा माइनस j कैप, और माइनस 1 अब प्लस 2, यहाँ 1 हो जाएगा प्लस k कैप। देखिए यही ना होगा, डिवाइडेड बाय इसका मॉडुलस कितना होगा, अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस यहाँ है माइनस वन स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 8i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 64 प्लस 1 है ना। तो ये हो गया एकदम सिंपल है, 8i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय 64 और प्लस 2 66 अंडर रूट 66। देखिए कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप इस तरह का प्रॉब्लम आसानी से बना सकते हैं। ये पूछिए, बताइए हमको, अगर क्या ये हो सकता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b, इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, बताइए तो। चलिए देखते हैं आगे जाकर के। तो इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लग रहा है वेक्टर अच्छा लग रहा है, लगेगा। अभी और इसमें कुछ काम करेंगे तो आसानी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जो है क्या करना है, चलिए वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले चुके हैं, गुड। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में हमने क्या देखा, टू वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है ना, गुड। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, बस थोड़ा सा क्या करना है, जब भी वेक्टर आता है ना तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या करना पड़ता है, उसके डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो लिखेंगे थर्ड क्या है, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। इसके पहले हम लोग पढ़े थे, है ना, क्या पढ़े थे,
इसके स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मान लीजिए कि एक वेक्टर है आपको ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है आपका बी, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा है, ठीक है। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, then magnitude of vector A and vector B बल्कि सीधा चले जाते हैं, देन क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ vector A and B is defined as vector A cross vector B equal to modulus of vector A modulus of vector B, वहाँ था साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, एन कैप। क्या है? एन कैप। इसमें क्या है कि ये जो है आपका ये डिफिनेशन है, एक क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ना, तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलिए चाहे क्रॉस प्रोडक्ट बोलिए, ठीक है। क्रॉस है इसलिए इसका नाम हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें ये ध्यान दीजिए कि ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला हाँ, ये वाला पार्ट जो है ये देता है मैग्नीट्यूड पार्ट है, और ये जो है एन कैप, ये क्या है? डायरेक्शन पार्ट है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज ए वेक्टर। ये पूरा क्या है? ये पूरा एक वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड कितना है? ये है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, और स्केलर प्रोडक्ट में होता है कॉस थीटा, यहाँ होता है साइन थीटा, और इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर दिए? एक यूनिट वेक्टर से। लेकिन ये यूनिट वेक्टर है क्या? ये जो है वेक्टर वेयर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये, वेयर क्या लिखेंगे? वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखिए ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसको अलग अलग समझेंगे हमको। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जो कि एक वेक्टर है ना, जो कि खुद एक वेक्टर है। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। ओके, मान लीजिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए
मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, और इस सब को किससे मल्टीप्लाई किए हैं? एन से, एन कैप से। एन कैप क्या है? एन कैप जो है आपका, एन कैप क्या है? इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोथ ए एंड बी। कोप्लेनर वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बारे में। टू वेक्टर्स जो है ना हमेशा कोप्लेनर्स होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे आपका, जैसे देखिए ये जो वेक्टर है आपका ए, ये वेक्टर बी जो है, तो ये जो राइटिंग बोर्ड है इसके प्लेन में दोनों है ना, उसी के प्लेन में है। तो इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा एक यूनिट वेक्टर होगा, और वो कैसा होगा? ऐसे होगा। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये जो पेंसिल राइटिंग पेन है, देखिए क्लियर है ये वाला? हाँ, देखिए तो क्या हो गया, इस पर परपेंडिकुलर है कि नहीं, इसके प्लेन पर। देखिए तो ये क्या है? एक यूनिट वेक्टर है जो कि ए एंड बी का प्लेन जो है उस पर, ए पर भी परपेंडिकुलर है, बी पर भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए और बी एक ही प्लेन में है। देखिए क्लियर हुआ यहां तक? ये जो पेन है आपका, ये देगा डायरेक्शन किसका? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, जो वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन ये देगा। अब देखिए ऊपर की तरफ क्यों देगा? इसके लिए जो है आपका ये आप है ना, डायरेक्शन कैसे मिलता है ये नोट करना है अब, है ना, डायरेक्शन कैसे मिलता है। डायरेक्शन ऑफ ए, इसको नोट करते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ओके, हाँ यहां लिखें, लिखते हैं यहां पर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, is always perpendicular to the plane formed by vector A and vector B, पॉइंटिंग आउट। अब देखिए पॉइंटिंग आउटवर्ड और इनवर्ड, एंड इज फाउंड बाय यूजिंग right hand rule और स्क्रू रूल। देखिए ये चीज जानते के रखिए, राइट हैंड रूल और स्क्रू रूल, ये अगर समझ लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। ठीक है, कहता है कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, ये इसका डायरेक्शन क्या होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये दोनों वेक्टर जिस प्लेन में रहेंगे उस पर हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, और वो पॉइंट किधर करेगा? या तो इनवर्ड करेगा अंदर की ओर, और आउटवर्ड करेगा बाहर की ओर। तो वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे राइट हैंड रूल से। ये देखिए ये मेरा राइट हैंड है, ओके। अब देखिए इसको गौर से देखिए, ये हमारा एक वेक्टर है ए, क्लियर है, और देखिए ये हो गया दूसरा वेक्टर, देख रहे हैं, वेक्टर ए, ये वाला क्या है? वेक्टर बी। ठीक है, अब इधर से इधर मल्टीप्लाई, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इससे, ये थंब जो है इससे होगा, इस थंब से। ये थंब किधर जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब इस प्लेन में क्या है? आउटवर्ड। इसका डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड। अब यही देखिए, इसी को आप जो है ना पलट दीजिए,
अब इधर से अगर इधर आएंगे बी क्रॉस ए निकालेंगे, है ना, बी इधर से इधर आएंगे तो डाउन इसका क्या हो गया डायरेक्शन। अब इसको इस पर सेट करिए, इस पर ऐसे, है ना, तो इस पर अगर सेट करेंगे, देखिए थंब किधर जा रहा है, ये बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो इनवर्ट हो गया आपका। खुद करके देखिएगा, है ना, एक वेक्टर ये ले लीजिए, दूसरा वेक्टर ये ले लीजिए, है ना, और इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक ना, ऐसे सेट करके देखिए। अगर ऐसा है तो बाहर की ओर, और इसमें अगर ऐसा है इधर से अगर बी क्रॉस ये करिएगा तो क्या आ जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, इनवर्ट। यही है स्क्रू रूल में भी क्या है आपका, स्क्रू रूल में क्या होता है, देखिए स्क्रू होता है ना इस टाइप का, देखिए स्क्रू होता है आपका इस टाइप का, है ना, कैसे कैसे जैसे करके होता है ना, इसी टाइप का होता है स्क्रू। तो देखिए किसी चीज़ में आप स्क्रू देखिए मान लीजिए लगा हुआ है ना, तो क्या करते हैं जब उसको अब ऐसे घुमाते हैं इस डायरेक्शन में, है ना, तो देखिए ये है आपका स्क्रू, ये अगर आप इसको घुमाएंगे इस डायरेक्शन में तो क्या होता है, खुलता है, तो क्या होता है, ऊपर की ओर आता है ना, और उसको जब टाइट करेंगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में अगर इसको करेंगे, स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे तो क्या होता है, ऊपर की ओर आता है। और अगर टाइट करने के समय क्या होता है, अंदर जाना है उसको, तो क्या किस में घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं उसको, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, टाइट करने के समय क्लॉकवाइज और खोलने के समय में इसमें एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो या तो आप RHL ये राइट हैंड रूल याद रखिए, क्या दोनों में याद क्या रखना है, तो एकदम सिंपल है कि स्क्रू को जैसे इसी में मान लीजिए दीवार में टाइट किए थे, तो ड्राइवर से इसको घुमाएंगे, इस डायरेक्शन में घुमाएंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो खुलेगा, यानी वो क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, है ना, ऊपर की तरफ आएगा। तो वही हुआ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का डायरेक्शन। और जब उसको हम टाइट करेंगे तो क्या होगा, दीवार में अंदर की तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो अंदर की तरफ जाएगा, देखते हैं ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे, तो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। यही चीज़ है आपका, ठीक है। तो डायरेक्शन जो है, अब जब भी हम लोग वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में ध्यान देंगे, क्या था, स्केलर प्रोडक्ट में ये सब झमेला नहीं था, लेकिन इसमें जो है डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। तो हमेशा ये ध्यान देना होगा, है ना, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये निकाल के देखना पड़ेगा, तब जा कर के होगा, है ना, यही चीज़ है। तो यहाँ तक हुआ आपका। अब इसमें इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा और करेंगे तब फिर प्रॉब्लम वगैरह बनाएंगे, प्रॉपर्टीज एंड प्रॉब्लम बनाएंगे। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। स्केलर डॉट प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वो रियल में क्या है ना, जो कि क्या कहें, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस या फिजिकल सिग्निफिकेंस आप उसको बोलते हैं, वो है क्या, तो वो भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ तक तो आपका हो गया। अब देखिए, इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, 5 4 3 2 1, चलिए 0 भी बोल देते हैं। अब देखिए, पहला चीज क्या है, हम लोग जो अभी निकाले हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, और इसमें क्या था, साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, यही निकाले थे। तो अगर हम मैग्नीट्यूड देखें, यानी तो मैग्नीट्यूड अगर दोनों साइड का देखें तो ये हो जाएगा 1, क्या जाएगा, ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू
साइन थीटा इतना होगा कि नहीं, है ना, इतना होगा। और साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, है ना। देखिए स्केलर प्रोडक्ट निकाले थे तो उसमें क्या आता था, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी, लेकिन वहाँ क्या था आपका कॉस थीटा, यहाँ क्या है साइन थीटा है। तो वेक्टर प्रोडक्ट में जो है तो इतना ही आज रखते हैं, ठीक है ना। कल जो है इसके बारे में ढेर सारा जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, और प्रॉब्लम भी बनाएंगे। अब प्रॉब्लम बनाने का आ गया है, तब जितना चीज़ हम लोग पढ़े हैं कल क्रॉस प्रोडक्ट नेक्स्ट वाले में देखते हैं, उसको समझेंगे। फिजिकल ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। न्यूमेरिकल्स वो बनाएंगे जो कि आपका एग्ज़ाम के लिए सीबीएसई के लिए भी वो भी होगा, इम्पॉर्टेंट होगा, और साथ ही साथ जो है जेई मेंस एडवांस लेवल का भी बनाएंगे, ठीक है। ओके, टिल देन स्टडी करिए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, और अपना जो ड्रीम देखे हैं उसको पूरा करिए। ड्रीम देखते हैं, बड़ा ड्रीम देखिए, तो ड्रीम को पूरा करने के लिए आपके पास जितना भी रिसोर्सेस हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस है टाइम। टाइम का सही होना चाहिए, और ये वक्त लौट के नहीं आएगा, इसलिए ये वक्त जो है इसको स्टडी में लगाना है। बाकी काम के लिए वक्त आएगा समय और एज के हिसाब से, लेकिन अभी स्टडी करना है, जीवन में अच्छा करना है, ठीक है। तो अपने रिसोर्सेस को अलाइन करिए, किस डायरेक्शन में, अपने ड्रीम के अचीवमेंट के डायरेक्शन में। इन द ऑल योर रिसोर्सेस शुड बी रीअलाइंड, ठीक ना, टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ योर गोल। ओके, टेक केयर, सी यू सून।